बिहार के उस बच्चे की जो वायरल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। नालंदा जो कि पूरी दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा, उसी नालंदा से एक बच्चा अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। ये कहानी हमने शो में 2 दिन पहले दिखाई थी। ये वो छात्र है जो शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। 11 साल के इस बच्चे के पास कई सवाल हैं, समस्याएं हैं, लेकिन जवाब जिन्हें देने हैं, यानी सरकार, उनके पास जवाब नहीं, समाधान नहीं। आज हम बिहार के इसी वायरल बॉय से बातचीत करेंगे, उसका सबसे बड़ा दर्द आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 11 साल के इस बच्चे की कहानी जान लीजिए। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। ये बिहार का वो वायरल बॉय है जो अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा हम, पक्का। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? क्या बनना है? ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। 11 साल का ये लड़का अखबार से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। इसकी हिम्मत और हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि ये सोती सरकार और सरकारी तंत्र को आईना दिखा रहा है। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। बिहार के जिस नालंदा ने कभी देश और दुनिया में शिक्षा का उजाला बिखेरा था, जिस नालंदा से बिहार के CM नीतीश कुमार आते हैं, उसी नालंदा का 11 साल का लाल सवाल पूछ रहा है। शिक्षा के लिए, एडमिशन के लिए दर दर भटक रहा है। तो हीरो हो गए जी। सोनू को पढ़ना है, IAS बनना है, देश और समाज को बदलना है, पर गरीबी और अभाव ने उसे लाचार बना रखा है। मासूम ने CM से गुहार लगाई, कई नेताओं और अधिकारियों के दर पर गया, पर उसे अब तक एडमिशन नहीं मिल पाया है। नालंदा के सोनू का यही तो दर्द है। ठीक है, एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा हम, पक्का। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? क्या बनना है? ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। जो सोनू छोटी उम्र में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने साहस से संघर्ष को पीछे छोड़ने में जुटे हैं, जो बिहार के अंधे, गूंगे और बहरे सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, आज वो टाइम्स नाउ नवभारत पर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर बिहार के वायरल बॉय का दर्द लाइव। आज जब हमने ये तय किया कि सोनू से हम बातचीत करेंगे और इसे आपके सामने रखेंगे, तो दरअसल उसके पीछे वजह ये थी कि सोनू के वायरल होने के बाद से मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, कई और नेता उनसे मिलने पहुंच गए, कई बड़े लोगों ने उनको मदद की पेशकश कर दी। तो हमें ऐसा लगा कि शायद सोनू की समस्या अब खत्म हो गई होगी। इसीलिए जब इंटरव्यू में सोनू से बातचीत की शुरुआत हुई तो बड़े लाइट मूड में ये बातचीत हुई, लेकिन जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती गई, सोनू कुछ ऐसा कह गए कि उनके चेहरे पर नाउम्मीदी के बादल हमें दिखाई दिए। ये बेहद हैरान और चौंकाने वाला था, और इसे देखकर हमें ये लगा कि कम से कम आज की रात वो तमाम नेता और एडमिनिस्ट्रेशन सो नहीं पाएंगे अगर सोनू की ये बात वो सुन लेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा और नाउम्मीदी को जाहिर करता है। क्योंकि DDC साहब, जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। अरे बेटा, ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हो? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत से आप आगे आए हो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे इस टाइम, तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी हिम्मत की दाद तो पूरा हिंदुस्तान दे रहा है इस वक्त। तो यही दर्द है 11 साल के सोनू का। उनकी एक एक बात, एक एक शब्द सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से, उनके सरकारी तंत्र से, जिसने इस मासूम को इसके हक से महरूम कर रखा है। सोनू को इतना लाचार बना दिया है कि आज ये बात कहते कहते वो रो पड़े। ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए,
इस इंटरव्यू में आपको सोनू के विचारों की क्लैरिटी दिखाई देगी, कितनी शक्ति है उनके अंदर ये समझ में आएगा, और कहां तक उन्हें पहुंचना है ये अभी उन्हें क्लियर है, समझ में आएगा। लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम से चाहिए वो है नहीं, और ये सत्ता और सियासत के असली चरित्र को उजागर करेगा। देखिए पूरा इंटरव्यू। तो सोनू जी के चर्चे जबरदस्त हैं, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्हें गूगल पर सर्च कर रहे हैं और खबरों में वो बने हुए हैं। तो हमने कोशिश ये की कि आज लाइव बातचीत में आपको बताएं कि सोनू कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए प्लान्स क्या हैं, पूरी बातचीत के लिए। तो सोनू जी प्रकट हो जाइए, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। आपने तो मुझसे मेरा नाम ही नहीं पूछा। यस, मुझे तो मालूम है आपका घर का नाम सोनू है, और वैसे आपको प्यार से रणविजय बोलते हैं। जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है, और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। क्या बात है सोनू जी, सब जगह आपकी चर्चा हो रही है, लोग इतना जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपको ये सब कुछ तो मालूम होगा, खबरें आप तक पहुंच रही हैं? यस, खबरें पहुंच रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी पूरे भारत में मेरी चर्चा हो रही है। जहां भी मैं जाता हूं वहां पर मेरी चर्चा है, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी इस वक्त जब मैं आपको स्क्रीन पे देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी यंग आईएएस का या एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूँ जिसको आगे चलकर आईएएस बनना है। बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में इस वक्त आप कुर्सी में एकदम बैठे हैं बाबू की तरह। यस। तो मतलब ये गोल क्लियर है, बनना आईएएस ही है। यस, बनना तो आईएएस ही है। आईएएस ही है। कब डिसाइड किया आपने, कब ये तय किया कि आईएएस ही बनना है? ये हम उसी दिन डिसाइड किए थे जिस दिन हमारे देश के जिस दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू दिन मिले थे, उसी दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक आईएएस बन करके अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। और क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आईएएस बनने से ही जो है देश निर्माण होगा, या देश के लिए आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, आईएएस ही क्यों? देखिए, हमारे देश का जो भविष्य है वो आईएएस का हाथ में है, डीएम के हाथ में, अफसरों के हाथ में है। इसलिए हम अगर अफसर बनते हैं, यानी आईएएस हम बनते हैं, तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमको तो ये मालूम चला कि आज ही डीएम साहब के साथ भी आपकी मीटिंग थी। आप उनसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई? यस सर, अभी डीडीसी साहब से हम मिले थे, तो वो बात हुई कि ना तो वो सैनिक स्कूल, ना तो वो सिमुरतल्ला, वो दोनों से मैंने नाकामयाब रहे, मैंने वो नहीं एडमिशन करा पाए। अच्छा, तो आपको निराशा हुई इस बात से? निराशा तो हुई ही, लेकिन अब सरकार अभी डीडीसी साहब बोले, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर एक बार बात हो जाए तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो अब चाहते हैं एडमिशन कराना कि नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आश्वासन दिए हैं, कंफर्म नहीं किए हैं। हमने जब आपका वीडियो देखा जिसमें आपने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की कि ज़रा सुनिए तो सर, हमें हिम्मत दीजिए थोड़ी, आपने ऐसे जब उनको पुकारा और अपनी शिक्षा की बात उनसे की, उसके बाद से अब तक आपके लिए क्या बदला? कुछ हुआ अभी तक? कहीं से कोई वादा इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दिया, अमल में आया? देखिए, अभी तक तो जैसे मैंने बदला है, जिसे कुछ माहौल बदला है कि हमारे घर पर जो है मीडिया वाले, आज पप्पू यादव आए थे, कल तेज प्रताप चाचा से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तुमको जौन स्कूल में मैंने पढ़ना है उस स्कूल में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और जब तक आईएएस बनते हो, जब तक
तुमको हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सरकार, ये वर्तमान जो सरकार है अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, इन पर भरोसा है। अभी देखिए क्या होता है। कल हम जब तक माननीय मुख्यमंत्री से हम एक बार और बात नहीं कर लेते, पूछ नहीं लेते, जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपकी शिक्षा क्यों रुक गई थी? ऐसा डीडीसी क्या सर? आपकी एजुकेशन रुक क्यों गई? आपका स्कूल क्यों छूट गया? जैसे मैंने स्कूल प्राइमरी स्कूल जो था उसमें यानी कि एक बैठने के बराबर ही, जिस प्रकार हम घर में बैठ रहे हैं उसी प्रकार सरकारी स्कूलों में है। तो अगर आप किसी स्कूल का नाम बता देंगे, जैसे कि तेज प्रताप जी ने आपको पूछा कि बताओ किस स्कूल में तुम्हें जाना है, हम वहाँ तुम्हारा करवा देंगे एडमिशन, तो कुछ नाम वगैरह आपने सोचा कि आपको किस स्कूल में पढ़ना है, कहाँ जाना है? हम तो उनको बोले थे सैनिक स्कूल नालंदा में, लेकिन वो एक और हेड सर से बात किए हैं। एक स्कूल का है डीपीएस स्कूल, जो कि वो कल मैंने वीडियो कॉल पर बात किए थे और बोले थे कि अगर आपको मैंने मदद चाहिए तो आप मेरे आवास पर आ जाइए और डीपीएस स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। और जो है मैंने तो मुझको कहना है कि सैनिक या तो सुमुल तल्ला, इन दोनों में से किसी एक में आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ताकि मैं आईएएस यूपीएससी क्रैक करने तक उसमें रह सकूं। अब देखिए, आपका सपना तो वैसे आईएएस बनने का है और आपके इस सपने को लेकर लोग बड़ा इम्प्रेस हैं, बड़ी बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन चलिए मानिए आज के दिन आप आईएएस हैं, आप बन चुके हैं आईएएस, अब फैसला लेने की ताकत आपके हाथ में है, जो आप कहेंगे वो होगा। तो ये बिहार में जो शिक्षा की समस्या है, जैसे आपने भी अपनी एजुकेशन को लेकर सवाल उठाए, इसको सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे ही पूछूं तो? उसको सुधारने के लिए टीचर पर पहले दबाव डालना होगा और अफसरों पर थोड़ा सा अच्छी करना होगा कि भाई आप लोग चेक क्यों नहीं करते हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा पर सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 1 महीना पर सभी स्कूल में एक टेस्ट होगा जो कि 90% जिस स्कूल के बच्चा 90% से जिस स्कूल के बच्चा कम लाते हैं उसको सर को फाइन भरना पड़ेगा। सर प्राइमरी स्कूल में यानी सरकारी में फाइन भरना पड़ेगा, और अगर उससे भी कम लाते हैं तो उनको जो है जौन सब्जेक्ट में वो कम लाया उनको थोड़ा सा डबल फाइन भरना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो हमारा शिक्षा सुधरेगा, थोड़ा सा उन पर जागरूकता फैलेगी। क्या बात है, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि तेज प्रताप जी जब आपसे कल बात कर रहे थे फोन पर वीडियो कॉल में, तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो। यस। बहुत सारे फैंस मुझे लगता है न सिर्फ बिहार में, अब तो पूरे देश में ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे फैंस हो गए होंगे। आप तक सूचना पहुंची इस बात की? पहुंची है, मैंने बहुत सारा, मैंने कल जो है कोई भी ऐसा मैंने समय नहीं बजा हो जिसमें कि मेरा मोबाइल में 100 नंबर से जो है कम फोन आवे। 100 नंबर से ज़्यादा ही 1 घंटा में फ़ोन आ जाता है। और ये फ़ोन कॉल कौन अटेंड कर रहा है? 100 फ़ोन से ज़्यादा देखिएगा तो कम से कम हम अटेंड नहीं करते हैं, कभी कभी अटेंड कर लेते हैं। अब जिस मैंने 500-600 से उसमें नंबर पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अब आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा फोन हैंडल करने के लिए? नहीं, फोन जैसे मैंने सभी लोग धन्यवाद कोई देते हैं, कोई मदद के लिए पूछते हैं। मैंने जितना हम कॉल अटेंड कर पाते हैं उतना हम कर रहे हैं। आपसे लोग मदद भी मांग रहे हैं? ज्यादा करते रहेंगे। जैसे मैंने एक भाई साहब से हम बात कर रहे हैं, दूसरा भाई साहब तुरंत फोन कर दिए, तो ऐसे में बात क्या करेंगे? कम से कम बात करने के लिए 5 मिनट समय देना चाहिए ना, तो वो तुरंत फ़ोन कर देते हैं। बार बार फ़ोन कर रहे हैं। अब पता उनको कैसे, बल्कि फ़ोन पर बताया जा रहा है कि भाई अभी वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनको पता है, फिर भी वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मदद मांगने के लिए भी लोग फ़ोन कर रहे हैं आपको? यस। किस तरह की मदद? मदद देने के लिए मैंने क्या मदद हम कर सकते हैं, ये सब के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं। ठीक है।
अगर मैं बिहार के बारे में आपसे बात करूं, बिहार की 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं आपकी नजर में? 3 बड़ी समस्याएं, सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है प्रशासन और तीसरा है भ्रष्टाचार। किस तरह का भ्रष्टाचार है बिहार में? ये 3 अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और प्रशासन में थोड़ा सा कसरत दिया जाए और शिक्षा पर थोड़ा सा दबाव दिया जाए, ये इतना काम अगर होता है तो हमारा बिहार सुधर सकता और आगे जाने के लिए मजबूर होता है। किस तरह का भ्रष्टाचार है बिहार में? ऐसे भ्रष्टाचार है कि मैंने समाचार कभी कभी आता है, ऐसे उतना याद नहीं है कि रिश्वत है तो मैंने बहुत सा क्राइम हो रहा है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार ही हो रहा है ना। शराबबंदियों में है और शिक्षा में भी देखिए नहीं हो रहा है अच्छा से, शिक्षा पर भी ज़्यादा दबाव जो नहीं है। और दिक्कत है शिक्षा में सबसे बड़ी कि जो है सर को ही नहीं आता है पढ़ने, तो हमको क्या पढ़ाएंगे भाई। उनको खुद नहीं पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, फूड मिनिस्टर कौन है, कुछ पता नहीं है, तो हमको क्या पढ़ाएंगे। शराबबंदी का आपने जिक्र किया, अब शराबबंदी को लेकर तो हमने भी अपने चैनल पे कई बार खबरें दिखाई कि कैसे वहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, कहां कहां पर खेप पकड़ी गई हैं। आप अगर मुख्यमंत्री हो बिहार के, क्या करेंगे आप इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं पूरे अफसरों, जितने भी अफसर हैं सभी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मीटिंग लगाऊंगा कि जितने भी फाइल हैं भ्रष्टाचार का, जितने भी मैंने सबसे पहले तो मैं शिक्षक की क्लास लगा लूंगा। उनसे पहले उनका इंटरव्यू होगा और वो अगर पास होते तब जाकर के वो उस कुर्सी पर, शिक्षक की कुर्सी पर बैठेंगे, और नहीं तो उनको डायरेक्ट डिसमिस अब किया जाएगा। सस्पेंड से भी कोई काम नहीं चलने वाला है, सस्पेंड कर लेंगे भाई, जैसा कोई काम में पैसा आ जाएगा उनको तो खाना के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो है और जिसे सब बोलते हैं कि ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो जिनको नहीं पढ़ाने आता उनको डायरेक्ट डिसमिस करिए ना भाई, काला उतना जो है केस को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े खुलकर बोलते हैं आप, आपके विचारों में एक बड़ी सहजता भी है और बड़े स्पष्ट हैं आपके विचार। आज की तारीख में देश में खबरें वबरें मुझे लगता है देखते हैं आप काफी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। आज की तारीख में आपकी नजर में सबसे शानदार नेता कौन सा है देश का? देखिए, नेता के बारे में हम तो नहीं जानते हैं कि अब जिससे जो भी हमको नज़र में है सभी अभी अच्छे हैं, और हम यही अपील करना चाहते हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आपके जो डीडीसी साहब थे वो तो एडमिशन जो है 1 साल के लिए करवा रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। हम बोले थे केंद्र सरकार, आप बोले थे, आप ही लोग बोले थे कि कोई सरकार के अधीन में बोलिए, तो हम तो 2 ऑप्शन आपको दिए हैं कि जो है सैनिक स्कूल और सिमुरतल्ला। अब सिमुरतल्ला जो है बिहार सरकार के है, तो उनमें अब क्यों नहीं हम करवाना चाहते हैं। अब जैसे हम उनसे ये भी बोले कि भाई हम 5वीं में हम 5वीं के परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, अब जैसा भी क्वेश्चन लाइए हम दे देते हैं परीक्षा, कौन उसमें बड़ी बात है। आपके पास मोबाइल तो है मेरे ख्याल से, मैं देख रही थी कि आप मोबाइल पर कुछ वीडियोस वगैरह सब देखते हैं। आपका अपना वीडियो मोबाइल में जब पहुंचा आपके पास, तो पहला ख्याल क्या आया दिमाग में उस वीडियो को देखकर, जब वो वीडियो वायरल हुआ? तो देखिए, मेरे मन में तो यही ख्याल आया कि आज जो है हम जो है मोबाइल की वजह से और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी मोटिवेशनल और उनके शिक्षा और उनके चैनलों की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनको मैं बहुत सा धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि कृपया सर, एक बच्चे के लिए, केवल एक बच्चे से हजारों बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सर कृपया एक बार सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से हम बोलना चाहूँगा। ज्यादा पसंद कौन से नेता हैं आपको, नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, अभी सभी नेता हमको पसंद ही है, क्योंकि सभी हमसे बोलचाल कर रहे हैं, सभी कोई भी उतना
जैसे मैंने नेता के बारे में नहीं बोलना चाहते, क्योंकि देखिए वो सब पॉलिटिकल है और मेरे हिसाब से सभी नेता सही हैं। तो लेकिन नेता बेशक पॉलिटिकल हो, लेकिन आपको मालूम है नेता बेशक पॉलिटिकल हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि डिप्लोमेटिकली करेक्ट कैसे होना है, सही कैसे होना है, तो कोई साइड नहीं चुननी है। ये एक शानदार चीज थी जो मुझे आपसे बात करके पता चली। लेकिन एक चलिए जाते जाते आखिरी सवाल मैं और पूछूंगी आपसे। आपके बारे में ये मालूम चला कि आप खुद बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। करीब 30 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको आप पढ़ा रहे थे। आप तो खुद अभी इतने नन्हे हैं, छोटे हैं, आप उन बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं इस टाइम पर? देखिए मैं जो जितने तक पढ़ा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ का ज़रूरत होता, मैं कोई चीज़ में कंफ्यूज होता हूँ, तो इसके लिए मेरा मोबाइल जो है वो मेरे सहायता करता है और मैं उसी से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और हमारे पंचायत के जो मुखिया जी जो हैं रविशंकर कुमार जी, वो भी वहाँ पर थे, मौजूद थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जरूर मिलवाएंगे। तो उनका भी थोड़ा सा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद यही कि आपने जिस तरह से अपने सवाल को मुख्यमंत्री के सामने रखा है और उसके बाद चाहे आश्वासन हो या फिर जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आपकी जो लड़ाई है वो सही अंजाम तक जरूर पहुंचे और जल्द से जल्द इसके लिए इंतजाम हो और आगे कभी किसी बच्चे को दोबारा ऐसे मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा के लिए कम से कम गुहार ना लगानी पड़े, यही हमारी उम्मीद है। ये 1 मिनट हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोले थे कि डीडीसी साहब को कि एडमिशन करवा दीजिएगा। अभी बोलते हैं कि जो 1 साल के लिए तुम ये क्या कहता सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ो और उसके बाद 6 के बाद अथी एग्जाम दे दो। अरे भाई, जब हमको ये करना ही रहता तो हम आपके तरह क्या गोड़ लगने जाते? वो तो हमको भी पता था, हमको पता था कि आप वही बोलेंगे। लेकिन आपको हम क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है फिर आपने जो मांग उठाई आपको लग रहा है पूरी नहीं होगी? हमको तो अब विश्वास तो हो रहा है, विश्वास अब टूट रहा है कि ये मांग पूरे नहीं हो सकती, क्योंकि डीडीसी साहब जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। अरे बेटा, ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हो? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत से आप आगे आए हो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे इस टाइम तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी हिम्मत की दाद तो पूरा हिंदुस्तान दे रहा है इस वक्त। आप एक आवाज़ लगाओगे, आपके साथ आके लोग खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इतनी आपकी बातों में, आपके विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। आप दिल छोटा मत करो। ये मैं आपको यहाँ से बैठकर बोल रही हूँ, बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आपके लिए बहुत चीज़ें होंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप दुखी महसूस करोगे। तो आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा होगा, इसलिए प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसे अपना मन छोटा मत करिए। यस। सब अच्छा होगा। यस। और मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम इस वक्त जितने भी लोग देश में आपको सुन रहे हैं वो सब भी ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके अपने अंदर कितनी ताकत है। जो बच्चा सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, उसको शिक्षा से कौन रोक सकता है? ये आपका हक है। पहली बात तो होना ये चाहिए था कि आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े इस देश में। लेकिन फिर भी जो हिम्मत आपने दिखाई है, आपके लिए तो शिक्षा के दरवाजे जिस तरह से खुलेंगे पूरा देश देखेगा उस चीज़ को। बिल्कुल दिल छोटा मत करो आप अपना। आपके साथ इंटरव्यू करने का मकसद आज ये था कि आपको देखकर देश में और कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, अब एक थोड़ा सा स्माइल करके दिखाओ फिर। अब ऐसे जाते जाते मैं ऐसे इंटरव्यू खत्म नहीं करूंगी, वरना कैमरे को देख के छोटा सा स्माइल। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, कंग्रेचुलेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सैल्यूट, मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। आपके जैसे हिम्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कोई नहीं सुनेगा तो हम आपकी आवाज़ आके लेकर जाएंगे।
जिस दिन आप फोन करेंगे कि आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, आपकी आवाज हम आके लेके जाएंगे। एक आखिरी बात, कोई आप मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कोई भी बात अगर आप आज कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के जरिए? मैं उनसे यही बात बताना चाहता हूँ, मैं दोनों से यही बात बताना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी से, चाहे सैनिक हो चाहे सिमुल तलाव, दोनों में से किसी एक में सर एडमिशन करवा दीजिए और IAS बनने तक हमको रखिए। उसके बाद आपकी जरूरत नहीं, उसके बाद हम खुद अपने देश को आगे ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसलिए आपकी हिम्मत के लिए, आपके हौसले के लिए, और ये जो आप सोच रहे हो ना सोनू, जो आप सोच रहे हो ना वो जरूर होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, जरूर होगा। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आवाज़ देश में आज जिस इंसान ने भी सुनी होगी, कम से कम देश में व्यवस्था ये बननी चाहिए कि किसी बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए गुहार इस तरह से ना लगानी पड़े, क्योंकि शिक्षा उसका हक है, बुनियादी हक है। बहुत धन्यवाद सोनू और आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सोनू बिहार से हमारे साथ जुड़े थे। मैं फिल्म सिटी नोएडा में मौजूद थी, लेकिन 20 मिनट से ऊपर ये बातचीत हुई और इस 20 मिनट में आपने सोनू को हंसते मुस्कुराते हुए देखा, मजाक करते हुए देखा, बड़े से बड़े मुद्दे पर सुझाव देते हुए देखा, चाहे शराबबंदी की बात हो या बिहार में शिक्षा कैसे सुधारनी है। उस बच्चे के पास ये आइडियाज हैं, उसे जरूरत है उस मंजिल की जो उसे उसका सपना पूरा करने में मदद करे। और इसीलिए हमारी ये एक कोशिश थी कि कम से कम मुख्यमंत्री, प्रशासन, प्रधानमंत्री, देश का हर वो व्यक्ति जो इस बच्चे के लिए कुछ मदद कर सकता है, इसके लिए इसके सपनों का रास्ता तैयार कर सकता है, वो जरूर मदद करे और सोनू को उसका मनचाहा स्कूल जरूर मिले। बस इतनी सी बात है और बहुत बड़ी बात नहीं है।